अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जो भी एम टिकट के हवाले से तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लिपिड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लिपिड के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिक्र करने वाले हैं। अगर हम लिपिड्स की बात करते हैं तो ये जो वर्ड आया है ये लिपोस में से निकला हुआ वर्ड है और लिपोस का मतलब होता है फैट्स। तो लिपिड का टर्म कई पहले जो है इस्तेमाल में आ चुका था और ये आमतौर पर फैट के लिए चर्बी के लिए लफ्ज़ जो है इस्तेमाल में आ रहा था। लिपिड्स के बाद बात करें तो ये इम्पोर्टेंट और डाइवर्स ग्रुप है, यानी कि इसके अंदर मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं और ये वाले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम लिपिड्स कह रहे हैं ये प्लांट्स एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। अब बिलौर के हवाले से जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने लिपिड की टर्म प्रपोज की। हालांकि बिलौर ने लिपिड की टर्म कुछ केमिकल्स के लिए इस्तेमाल की, मतलब कि हमारे आसपास में कुछ केमिकल्स मौजूद हों और उन केमिकल्स को कहा जाए कि अब यही जो है वो लिपिड्स कहलवाएंगे। कौन से केमिकल्स के लिए इन्होंने जो है लिपिड का टर्म इस्तेमाल किया? उन केमिकल्स के लिए जो पानी में मिक्स नहीं होते, जो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, उनके अंदर सॉल्युबल होते हैं। और ईयर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, ईयर्स जो है एमडीकेट में नहीं आते, तो ईयर्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर बस यही कि इनसॉल्युबल चीज़ वाटर के अंदर है और सॉल्युबल है ऑर्गेनिक कार्बन वाले केमिकल्स के अंदर, और उन केमिकल्स को लिपिड्स का टर्म जो है इस्तेमाल किया गया बिलौर की तरफ से। अगर बात करेंगे तो 3 एलिमेंट्स इनमें मौजूद होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का रेशो बहुत कम होता है। तो यही आता है कि 3 एलिमेंट्स मौजूद होंगे लेकिन रेशो किसका कम रहेगा? तो ऑक्सीजन का रेशो बहुत कम रहेगा। अब एक फैट का जिक्र किया जा रहा है जो स्टीरिन है, और स्टीरिन के अंदर आपको कार्बन 57 नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन 110 नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन आपको सिर्फ 6 नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में ज़्यादा बॉन्ड्स मौजूद हैं। जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ होती है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से इनमें एनर्जी भी कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में ज़्यादा मौजूद रहती है। अब हम इनकी किस्मों के बारे में ज़िक्र करते हैं। सबसे पहली किस्म जो ज़िक्र की जा रही है वो है इसाइल ग्लाइसरॉल, जिन्हें फैट्स एंड ऑयल्स भी कहा जाता है। इसाइल ग्लाइसरॉल की बात करते हैं तो इनके अंदर एक अल्कोहलिक मॉलिक्यूल है जिसे ग्लाइसरॉल कहा जाता है, और वो अल्कोहलिक मॉलिक्यूल एसिडिक मॉलिक्यूल यानी कि फैटी एसिड के साथ में जुड़ा हुआ है। जब अल्कोहल फैटी एसिड के साथ जुड़ता है तो जो बॉन्ड बनता है उसे ईस्टर बॉन्ड या ईस्टर लिंकेज कहा जाएगा, जो अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड के दरम्यान में बनेगा, और इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन कहा जाएगा। सवाल यह आ सकता है कि ईस्टर बॉन्ड किसके दरम्यान में बनेगा? तो अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड के दरम्यान बनेगा। एस्टरिफिकेशन सवाल आए कि कौन सा प्रोसेस है? ईस्टर बॉन्ड का बनने का प्रोसेस ये एस्टरिफिकेशन कहलवाएगा। इसाइल ग्लाइसरॉल में सवाल आए कि कितने फैटी एसिड होते हैं? तो 3 फैटी एसिड एक ग्लाइसरॉल के साथ में अटैच हुए होते हैं, और इसाइल ग्लाइसरॉल में फैट्स एंड ऑयल्स दोनों ही ये जो है आ जाएंगे। बॉन्ड किस तरह से बनेगा? सिंपली मालूम है कि ग्लाइसरॉल के पास 3 हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप जो है वो मौजूद होते हैं। इसी तरह से जब एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा वो फैटी एसिड के एक OH के साथ में जो है जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा वाटर। वाटर बन करके निकल जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ भी ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में बॉन्ड की फॉर्मेशन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन। तो 3 ईस्टर बॉन्ड बनते हैं और इस तरह से ट्राइग्लाइसराइड हमें देखने को मिलता है। एक ये फैटी एसिड, एक ये फैटी एसिड और तीसरा ये फैटी एसिड, 3 वाटर के मॉलिक्यूल लॉस हो रहे होते हैं। मज़ीद बात करेंगे तो यही बात लिखी हुई है कि ग्लाइसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है, यानी 3 हाइड्रोक्साइल का बना हुआ। इसके 3 कार्बन जो है उनके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है। फैटी एसिड की बात करें तो इसके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है और एक जो है रेडिकल ग्रुप मौजूद है जो कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा था। अगर हम बात करते हैं COO और OA, ये जो है सिंगल बॉन्ड
OH ग्रुप के साथ। ये कार्बो ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि COO और OH ग्रुप के साथ में बॉन्ड जैसा कि इस तरफ मौजूद है। तो ये कार्बो ऑक्जेलिक एसिड और ये जो R है ये जाहिर कर रहा है हाइड्रोकार्बन की एक बड़ी कतार को। इसी को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये नज़र आ रही है कार्बो ऑक्जेलिक एसिड और ये एक बड़ी कतार नज़र आ रही है हाइड्रोकार्बन की चेन, जो कि इनका रेडिकल ग्रुप मौजूद होता है। मज़ीद अगर बात करेंगे तो 3 फैटी एसिड जो है वो कंबाइन होते हैं ग्लाइसरॉल के साथ OH वाली जगह पर, और ईस्टर बॉन्ड जो है बना रहे होते हैं। कंपाउंड बनेगा ट्राईग्लाइसरॉल या जिसे ट्राईग्लाइसराइड कहा जा रहा है, और ये आमतौर पर न्यूट्रल होगा क्योंकि OH ग्रुप जो है वो फैटी एसिड के साथ जुड़ चुके हैं, वरना OH ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज होता है तो कोई भी OH ग्रुप अब बाकी नहीं बचा। अब मज़ीद बात करते हैं इनकी। हमारे पास 3 किस्में होती हैं। सबसे पहले जिक्र किया जा रहा है सैचुरेटेड इथाइल ग्लाइसरॉल, जिन्हें फैट्स कहा जा रहा है। सैचुरेटेड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके तमाम कार्बन जो है वो तमाम हाइड्रोजन के साथ में जुड़े हुए हैं, और कार्बन के दरम्यान में कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो इनके कार्बन हाइड्रोजन के साथ सैचुरेटेड है, हाइड्रोजन के साथ सारे जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में नहीं है, जैसे आपको यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है। अब एस्ट्रीन का जिक्र किया जा रहा है जो कि एक फैट है, जो कि इन्हीं में से आएगा। इसी तरह से अगर आप काउंट भी सारे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो फैटी एसिड है कि इसके अंदर आपको कितने कार्बन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर 18 कार्बन मौजूद हैं। इसी तरह से ये फैटी एसिड की हमारे पास 3 कतारें होंगी, तो 3 हमारे पास इस तरह से अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएंगे 54। तो 54 ये कार्बन हो गए और 3 कार्बन आ जाएंगे ग्लाइसरॉल की तरफ से। तो इस तरह से स्टीरीन के अंदर आपको 57 कार्बन जो है नज़र आएंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फिर दूसरा अनसेचुरेटेड इथाइल ग्लाइसरॉल के हवाले से, तो इनके कुछ कार्बन जो है वो मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए इनको अनसेचुरेटेड कहा जा रहा है। और इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं, तो एक या एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं। अनसेचुरेटेड इथाइल ग्लाइसरॉल को ऑयल्स भी कहा जा रहा है। मेनली ये प्लांट में से हासिल होते हैं और आमतौर पर ये लिक्विड के अंदर मौजूद होते हैं, और इनका एक ही स्टेट रहता है, यानी लिक्विड से ये सॉलिड में आमतौर पर तब्दील नहीं होने वाले। और इस तरह से एक एग्जाम्पल लिखी हुई लिनोलिन की, जो कि सीड में से हासिल हो रहा है। तो स्टीरिन फैट है और लिनोलिन जो है वो सीड में से हासिल होने वाला है। अब मज़ीद अगर हम बात करते हैं फैट्स के हवाले से, तो वो सेमी सॉलिड या सॉलिड सूरत में आमतौर पर मौजूद होते हैं। अच्छा, अगर हम मज़ीद बात करते हैं इथाइल ग्लाइसरॉल के हवाले से, तो ये डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं और एनर्जी इनमें ज़्यादा मौजूद होती है। ये ज़्यादातर आमतौर पर अगर हम उनकी बात करते हैं फैट्स के बारे में, तो ये ज़्यादा तौर पर स्टोर रह जाते हैं, स्टोर एनर्जी इनके पास मौजूद होती है। तो एक इंसान के अंदर भी तकरीबन 16 किलोग्राम फैट मौजूद हो सकता है। ये MCQ याद रखिएगा कि एक इंसान के अंदर 16 किलोग्राम फैट हो सकता है, जिसमें से 144 मल्टीप्लाई 10 पावर 144 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है हासिल हो रही है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं फास्फोलिपिड के हवाले से। अगर फास्फोलिपिड की बात करते हैं तो ये ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड और कोलाइन और फास्फेट के बने होते हैं। इनमें एक ग्लाइसरॉल और 2 फैटी एसिड है, जबकि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि 3 फैटी एसिड वहाँ पर मौजूद है। तो एक ग्लाइसरॉल और 2 फैटी एसिड यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके अलावा एक नाइट्रोजिनस ग्रुप कोलाइन और फास्फेट ग्रुप जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि फास्फेट है इसलिए इनको फास्फोलिपिड कहा जा रहा है। इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को बना रहे होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वही स्ट्रक्चर है इथाइल ग्लाइसरॉल का, बस फ़र्क एक फैटी एसिड का है। एक फैटी एसिड की जगह पर फास्फेट ग्रुप जो है वो मौजूद है, और फास्फेट ग्रुप फिर कोलाइन के साथ में अटैच हुआ पड़ा है। तो इसकी 2 कतारें बनती हैं।
दो कतारें जो है वो फैटी एसिड की बनी हुई होगी, उन्हें हम टेल्स कहेंगे। और फैटी एसिड की वजह से वो नॉन पोलर पार्ट होगा, वो वाटर से मिक्स नहीं होने वाला होगा, वो वाटर रिपेलेंट होगा, वो हाइड्रोफोबिक होगा। जबकि फास्फेट और कोलाइन वाला हिस्सा जो कि हेड वाला पार्ट होगा, वो वाटर को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो वो वाटर लविंग पार्ट यानी हाइड्रोफोबिक होगा। तो जहन में रखिएगा, फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक, फैटी एसिड नॉन पोलर, फैटी एसिड टेल। जबकि फास्फेट और कोलाइन ये हाइड्रोफोबिक, फास्फेट एंड कोलाइन ये हेड वाला पार्ट होंगे। अगर मज़ीद हम लोग बात करते हैं इनके हवाले से, तो ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनके मेम्ब्रेन्स को बना रहे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अलावा बाकी मेम्ब्रेन्स भी वो भी इनकी बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी वो भी ये कंट्रोल करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कौन सी चीज़ों को आने दे या ना आने दे। और उसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट को भी इसी तरह से कंट्रोल कर रही होती है। तो सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी फास्फोलिपिड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि फास्फोलिपिड किस तरह से है, फिर सेल मेम्ब्रेन जो है उस तरह से मौजूद रहेगी। तो कोलाइन के अलावा और भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं कोलाइन की जगह पर। अगर मज़ीद यहाँ पर बात करते हैं तो आप इनका स्ट्रक्चर ये देख लें कि ये तो मौजूद है ग्लाइसरॉल, और ग्लाइसरॉल के साथ ये एक फैटी एसिड मौजूद है, और ये इस तरह से दूसरा फैटी एसिड मौजूद है। ये जो तीसरा था ग्लाइसरॉल में कार्बन, इसके साथ में फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और फिर उसके आगे जो दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजिनस, वो है कोलाइन। तो इस तरह से जो ग्लाइसरॉल है उसी के साथ फास्फेट और दो फैटी एसिड जो है वो जुड़े हुए नज़र आपको आ रहे हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं वैक्सेस के बारे में। ये मोनोहाइड्रोऑक्सी अल्कोहल के बने होते हैं। तो मोनोहाइड्रोऑक्सी अल्कोहल जैसे कि हमारे पास मौजूद है ट्राईएकेंटनॉल, और इनके पास एक फैटी एसिड जुड़ा होगा, तो वन लॉन्ग चेन फैटी एसिड की मौजूद रहेगी इनके पास। तो अगर हम बात करते हैं सबसे सिंपल लिपिड ये होते हैं, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बनाते हैं। तो ये स्टेम के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, लीव्स के ऊपर, पेटल्स के ऊपर, फ्रूट की खाल के ऊपर मौजूद रहते हैं। जब ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो चीज़ें ख़राब नहीं हो रही। फ्रूट को आप काट करके रखोगे वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन जब तक ये कवरिंग मौजूद है, लिपिड की खाल मौजूद है फ्रूट की, ये ख़राब नहीं हो रही। तो एनिमल्स में भी उनकी स्किन में, उनके फर में, उनकी फीदर्स में ये मौजूद हो सकती हैं। ये वाटर रिपेलेंट है, वाटर को बाहर जाने रोक रहे हैं, और ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो बाहर की ऑक्सीजन भी रिएक्शन वगैरह नहीं कर पाती, ख़राब नहीं कर पाती चीज़ों को। और ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, तो नॉन पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं वो आमतौर पर हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो जैसे कि हमने कहा ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, केमिकली ये इनर्ट होते हैं, और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन जो है उसके साथ में भी ये रिएक्शन नहीं कर पाते। तो वैक्सेस की बात करते हैं, दो किस्में होंगी, नेचुरल वैक्स भी हो सकती है, आर्टिफिशियल वैक्स भी हो सकती है। नेचुरल वैक्स की यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखी हुई है, बी वैक्स और क्यूटिन। क्यूटिन जो है लीव्स में से आ रही है, और बी वैक्स लाजिम बातें शहद की मक्खी के छत्ते में से हासिल हो रही है। जबकि सिंथेटिक वैक्सेस की बात करें जो आर्टिफिशियल है, जो कि बनाई जा रही है, तो वो पेट्रोलियम से बनाई जा रही है, प्लास्टिक में से, पॉलीइथाइलिन में से बनाई जा रही है। कमर्शियली भी इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। स्पर्म वेल जो है मछली की एक किस्म होती है, समझ लें, या आप समझ लें वेल की एक किस्म होती है, उसमें से भी वैक्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल हो रहा है। और जब वैक्स इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका इस्तेमाल मशीन के ऑयल के तौर पर, मशीन के लुब्रिकेंट के तौर पर होगा, ताकि बड़ी मशीनें जो हैं उनमें रगड़ वगैरह फ्रैक्शन जो है ना आ सके। तो ये हमने लिपिड्स के बारे में भी जिक्र किया, और इंशाल्लाह जो अब हमारी वीडियो होगी उसमें हम न्यूक्लिक एसिड को पूरा ही एमडीकेट के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो टॉपिक्स है वो कवर हो सके। बाकी ये वाले टॉपिक्स वगैरह आपके एमडीकेट में डिस्कस नहीं है, तो हम लोग भी इनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।